Today's topic of discussion in evidence-based practice is critical appraisal of diagnostic study. First of all, what is diagnosis? That is the process of identification of disease, condition, and injury through sign and symptoms. And what is difference between physical therapy diagnosis? In physical therapy diagnosis, a therapist examines patient, evaluate the result of examination, yield a diagnosis, and further add the plan of care that also lead to the prognosis, short-term and long-term goals under the scope of patient or physical therapist or referral. So physical therapy में हमारे पास एक्चुअली पेशेंट एग्जामिनेशन मॉडल एग्जिस्ट करता है, जिसमें हमारे पास एग्जामिनेशन, इवेल्युएशन, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, प्लान ऑफ केयर और फर्दर कि either this patient is under the scope or umbrella of physical therapy practice or that is red flag to the physical therapy. If patient is not responding well to the treatment or not respond to any diagnostic procedure of physical therapy, then that is the referral. आप पेशेंट को सेकेंडरी किसी फिजिशियंस के पास रेफरल कर सकते हैं इफ़ योर पेशेंट इज़ नॉट गेटिंग बेटर और नॉट डायग्नोसिस अंडर द स्कोप ऑफ फिजिकल थेरेपी प्रैक्टिस. So, diagnostic tests used in physical therapy, it can distinguish between the people who have a movement disorder and people who do not. APTA Vision 2020 was that American Physical Therapy Association have the aim that up to 2020 or after 2020, physiotherapy will be an independent practice. फिज़िकल थेरेपिस्ट के पास पेशेंट की डायरेक्ट एक्सेस होगी, वो अपने पेशेंट इजीली, इंडिपेंडेंटली, विदाउट एनी डायग्नोसिस फ्रॉम फिजिशियन, एनी रेफरल, डायरेक्ट एक्सेस में वो अपने पेशेंट ट्रीट कर लेंगे. तो दैट्स वाई नाउ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू द फिज़िकल थेरेपिस्ट कि वो अपने पेशेंट या उनका जो सिनेरियो है उसको अच्छे से डायग्नोज करें. सो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ करें, उसमें फिज़िकल थेरेपिस्ट शुड नो अबाउट द टेस्ट करेक्टरिस्टिक्स, डिमांड ऑफ टेस्ट, नेक्स्ट इज़ द टेस्ट इज़ वैलिड, रिलायबल, एंड कैन दिस टेस्ट हेल्प अस टू असिस्ट इन क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग. डायग्नोस्टिक क्वेश्चन जो मोस्टली हमारे पास क्लिनिक में या एग्जामिनेशन में जब कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट अप्लाई करते हैं तो पूछे जाते हैं कि हम किस तरह के इन्फॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं, हमारी क्लिनिकल हाइपोथेसिस है क्या, हम पेशेंट का कौन सा मूवमेंट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, इस रिज़ल्ट की हमारी जो ट्रीटमेंट रिकमेंडेशंस हैं, ट्रीटमेंट जो हम चाह रहे हैं उस पर क्या अफेक्ट होगा, और जब टेस्टिंग है हमारे पास कोई स्पेशल टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, हमें उस टेस्ट को किस तरह से परफॉर्म करना है, और जब परफॉर्म करेंगे पेशेंट की जो नेक्स्ट उससे इवैल्यूएशन किस तरह से करेंगे, वो सारा कुछ उसके करैक्टरिस्टिक्स वगैरह सब डायग्नोस्टिक स्टडी और डायग्नोस्टिक क्वेश्चन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस उससे रेलिवेंट है और उसका पार्ट है. So the research design used in diagnostic studies are cohort design and preferably prospective cohort design prefer किए जाते हैं, और उसमें हमारे पास फॉरवर्ड प्लानिंग आ जाती है. प्रोस्पेक्टिव मीन फ्यूचर से रिलेटेड, इसमें रेंडमाइजेशन नहीं होती और ना ही रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल यूज़ किए जाते हैं. रेफरेंस इंटरवल इज़ द इंटरवल दैट कैप्चर द इंडिविजुअल विदाउट अ मूवमेंट प्रॉब्लम, कि वो पेशेंट जो हमारे इंजरी से या डिजीज़ से या किसी स्पेसिफिक कंडीशन के स्कोप से बाहर हैं, दैट अंडरमाइन द रेफरेंस इंटरवल. Individual with a movement problem would fall outside of this reference interval. So reference interval may be false positive and false negative. If reference interval is false positive, that means positive test result without disease, कि एक पर्सन था उसको डिज़ीज़ थी नहीं लेकिन रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आया है. इसकी अगर मैं एग्जांपल लूँ कि एक पेशेंट है वो डायबिटीज़ से डायग्नोज हुआ है जबकि एक्चुअली उसको डिज़ीज़ नहीं है. सो फॉल्स नेगेटिव उसके अपोजिट होगा, उसके अगेंस्ट होगा. इसमें आपको मोर टेस्टिंग रिक्वायर्ड होगी. अ नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट एक्चुअली डिज़ीज़ प्रेजेंट, सो दैट रॉन्गली आइडेंटिफाई अ कंडीशन, वो कंडीशन जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही. सो अप्रेजल टूल फॉर डायग्नोस्टिक स्टडी बेसिकली दो हैं हमारे पास. वन इज़ द कॉर्डस एंड सेकंड वन इज़ स्टार्ड.
CODIS is stand for Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies, while STAR stands for Standards for Reporting of Diagnostic Accuracy. CODIS basically 14 पैरामीटर्स पे 14 सब क्वेश्चंस पे कंसिस्ट करता है जो हमारी डायग्नोस्टिक स्टडी के अप्रेजल में यूज़ होती हैं। और नेक्स्ट जब हम इनके अप्रेजल देखते हैं, अप्रेजल क्वेश्चन देखते हैं, तो बेसिकली CODIS उसी पे ही कंसिस्ट कर रहा है। ये देखें, ये आइटम्स हैं, 14 आइटम्स हैं, येस, नो और अनक्लियर जो हैं वो इसकी कमांड्स हैं फर्दर कि आप किस तरह से। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट आपको जब मैं अभी बताती हूँ एप्लीकेबिलिटी, रिजल्ट्स, क्लिनिकल बॉटम लाइन, ईच एंड एवरीथिंग, वहाँ पर ये क्वेश्चन सारे आपको मिल जाएंगे। प्रोसेस ऑफ स्टडी अप्रेजल, हमें पता है अप्रेजल जैसा कि RCT में भी बताया 4 पार्ट्स होते हैं और ये 3rd स्टेप है EBP का। फर्स्ट इज़ द डिटरमाइनिंग स्टडी एप्लीकेबिलिटी, सेकंड इज़ स्टडी क्वालिटी, थर्ड इज़ स्टडी रिजल्ट्स एंड फोर्थ इज़ समराइजिंग द क्लिनिकल बॉटम लाइन। सो फर्स्ट डिटरमाइनिंग द एप्लीकेबिलिटी से रेलिवेंट है, इज़ द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ पेशेंट रिप्रेजेंट इन द स्टडी सैम्पल, is my patient represented in this spectrum of patient। सो स्टडी में स्पेसिफिक डिटेल होनी चाहिए कि किस तरह से हमने अपने स्टडी पार्टिसिपेंट सेलेक्ट किए हैं, और वो जो सब स्टडी पार्टिसिपेंट हैं दैट शुड बी रिक्रूटेड इन द स्टडी एट द सिमिलर स्टेज ऑफ इवेंट ऑफ इंटरेस्ट। कि हम जो अपना इवेंट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई डिज़ीज़ है, कोई पैथोलॉजी वगैरह है, या कोई आउटकम जो हम लेना चाह रहे हैं, तो उससे रेलिवेंट जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन है, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल है, वो सेम टाइम ऑफ डिज़ीज़ और सेम टाइम स्टार्टिंग प्रायर टू स्टडी इक्वल होना चाहिए। एंड देन जो ऑल पार्टिसिपेंट हैं आर मेजर्ड एट स्टडी आउटसेट, मीन हमारा जो प्राइमरी आउटकम है जब उसके में डिटेक्ट आपको चेंजेस वगैरह हों फील, तो जो पार्टिसिपेंट का रिक्रूटमेंट है वो भी सेम फेज़ पे होनी चाहिए, और जो आउटकम मेजर है सब पार्टिसिपेंट का और सैम्पल का वो भी सेम स्टेज ऑफ स्टडी पे होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट इज़ पार्ट B, डिटरमाइनिंग द स्टडी क्वालिटी। That is, was there an independent blind comparison with our reference mean gold standard of diagnosis। आपने डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में एक वैलिड और रिलायबल डायग्नोस्टिक मेजर हमें एक चाहिए होगा। जो 2 टेस्ट होंगे, वन इज़ द इंडेक्स टेस्ट ऑल्सो नोन एज रेफरेंस और टेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, सेकेंड वन इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। सो बोथ गोल्ड एंड इंडेक्स टेस्ट मस्ट हैव द सेम पर्पज़ कि आप दोनों से जो चीज़ मेजर करना चाह रहे हो इज़ दैट रिलेटेड टू एनी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, लिगामेंटस इंजरी, डिसेबिलिटी ऑफ लो बैक पेन, डिसेबिलिटी रिलेटेड टू लो बैक पेन, मीन आपके दोनों ईदर दैट इज़ द इंडेक्स टेस्ट और ईदर दैट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, दोनों का पर्पज़ और आउटकम मेजर सेम होना चाहिए। A gold standard test is a test that is widely accepted as being the best available, mean that is the almost most accurate, valid and reliable test is gold standard test। Second part were the diagnostic tests performed by one or more reliable examiner who were masked to the result of reference test। So basically EBP में है हमारे पास, अगर हमारे पास 2 ग्रुप हैं या एक हमारे पास पेशेंट है, उस पर पहले हमने इंडेक्स टेस्ट, रेफरेंस टेस्ट और क्लिनिकल टेस्ट परफॉर्म किया है, एंड सेकंड हमने उस पर अपना गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट परफॉर्म किया। तो हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर होने चाहिए, 2 इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर जो इंडिपेंडेंटली उस पर टेस्ट परफॉर्म करें। बिफोर टेस्ट भी उनको they should have no idea about the values or outcome of the patient, and after test they should not aware about the result that get from the index test or go from the gold standard test। So ideally आपका जो evaluator है that should be blind about the primary outcome, primary measurements and primary hypothesis or previous data। Each test should be completed without knowledge of other tests, that there should be blinding, there should be masking, that's why we will get 100% results or results that didn't have any biasness। Both intra-rater, within rater and inter-rater, between raters, reliability must be established for both test of interest and gold standard test। Third one is, did all subjects receive both test, index and gold standard test regardless of test outcome। So
एक पेशेंट है हमारे पास, अगर हम उस पर कोई क्लिनिकल टेस्टिंग कर रहे हैं तो इफ़ फॉर एग्जांपल इज़ गिवन एज इफ़ पर्सन हैव नेगेटिव लैकमैन टेस्ट इज़ आवर इंडेक्स और क्लिनिकल टेस्ट इंडिकेटिंग एन इंटैक्ट ACL। तो यहाँ पे हमने उसका ट्रीटमेंट या उसका डायग्नोस्टिक प्रोसीजर रोक नहीं देना कि दैट पेशेंट इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम ACL इंजरी। As index test is applied, clinical test is applied. For further confirmation, we can also apply gold standard test that in case of ACL injury is MRI. So दोनों टेस्ट जो हैं वो अप्लाई किए जाएंगे एंड सब्जेक्ट शुड रिसीव बोथ टेस्ट रिगार्डलेस ऑफ टेस्ट आउटकम। नेक्स्ट, इंटरप्रेटिंग द स्टडी रिजल्ट्स। First is, was the diagnostic test interpreted independently of all clinical information? So the person that is interpreting the test, mean practitioner or physical therapist in case of Lachman test and radiologist in case of MRI, they should have no idea about the clinical information of subjects, participants or sample. Next, were clinical useful statistics include in the analysis and interpreted for clinical application? ये कुछ हमारे पास चीज़ें हैं, that is sensitivity, specificity, receiver operating curves, positive and negative predictive values, positive and negative likelihood ratios, pre-test and post-test probabilities. These are the statistical statements or terms that are ideally used in the analysis of diagnostic studies. So example of index test and gold standard test is mostly we can display by 2x2 table, or that also known as contingency table. It have 2 rows and 2 columns. As Lachman test positive and MRI positive, that individual is known as true positive. Then the patient with positive Lachman test but negative MRI, that are known as false positive. Third one is Lachman test. If patient is having Lachman test negative but MRI test positive, that are false negative. Fourth one is Lachman test negative and MRI test negative, then that patient are true negative. That is the interpretation of 2x2 table. That subject values summed for each test in number of individuals 39, 10, 3 and 8. Now all the statistical analysis will be done according to this table. We will calculate all values, sensitivity, specificities, likelihood ratios and positive predictive values and everything. First of all is sensitivity, is also known as the true positive rate or a clinical test accuracy, which correctly identify that there is a problem established by gold standard test. That is formulated as A over A plus C by 2x2 table. Next, measure of the proportion of positives that are correctly identify the percentage of sick people who are correctly identify as having the condition. कि लोग उनको condition थी, problem थी, pathology और उनको correctly identify कर गया है, that is the sensitivity. Next, specificity are the true negative rate, that is the ability of test who correctly identify the absence of problem, or the percentage of healthy people who are correctly identified as not having the condition, D over D plus D. So question will be according to the specificity will be, of all the patients with negative MRI, how many have a negative Lachman test? अब देखें, MRI is the gold standard for the ACL injury. So person having negative MRI, कितने chances, कितने probability है कि Lachman test ने भी उतने ही लोगों को negative identify किया है. Or in the other term we can say, how specific is the Lachman test in identifying a non-ruptured ACL as determined by MRI. हाउ स्पेसिफिक इज़ लैकमैन, क्योंकि स्पेसिफिसिटी हमें चाहिए, हमें वो दोज इंडिविजुअल करेक्टली आइडेंटिफाई चाहिए जिनको पैथोलॉजी नहीं है, जिनका ACL रप्चर नहीं है, इंटैक्ट है. नेक्स्ट, सिनाउट एंड स्पिन. The mnemonic or abbreviation that indicate negative test result from a highly sensitive test can assist in ruling out the diagnosis, mean that there is no pathology, no injury. And spin in the abbreviation or mnemonic indicate that positive test result from a highly specific test assist you
ruling in the diagnosis, mean that there is sensitivity, there are the proportion or percentage of people who actually have the problem. Next, third one is positive predictive values, and that express the portion or percentage of people with positive result on the study test have the problem as determined by the gold standard test. Means study test or reference or clinical test is also positive, as well as standard test is positive. So the people who are tested positive on the test of interest A over A plus B are positive predictive values. If we saw in the 2 by 2 table, so the number of rows will indicate positive predictive value. Negative predictive value express the portion percentage of people with negative result on the study test, as well as does not have the problem determined by the gold standard test. प्रॉब्लम है ही नहीं, नेगेटिव रिजल्ट हैं स्टडी टेस्ट में भी एंड गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट में भी. सो नंबर ऑफ कॉलम्स इन 2 by 2 टेबल वी विल गिव अस द NPV स्टैटिस्टिकली D over C plus D इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द वैल्यूज पुट इन टू द 2 by 2 टेबल. Receiver operating curve are the fundamental tool for diagnostic study. That ROC curve is basically as shown in the graph, that is plotted against the sensitivity, positive rate and false positive rate, 1 minus specificity for different cutoff point of parameter. That graph horizontally and vertically, that is placed between the positive rate and false positive rate. So sensitivity or 1 minus specificity. For part 4 is summarizing the clinical bottom line. That includes, is the test accurate and clinical relevant to physical therapy practice. So if there is comparison test, clinical or reference test, they should be accurate because test affect the practice. If test is not going to get accurate diagnosis, that will not help us to make any clinical decision. That's why tests should be clinically relevant to physical therapy practice. Will the result post-test probabilities affect my management and help my patient? So that is the estimate of pre-test probabilities. So tests used by the physical therapist that should be relevant to the patient goals. जो goals हम patient से चाह रहे हैं और अपनी physical therapy practice से, that should help us about the decisions, plan of care and prognosis of patient. Tests should be clinically useful in term of physical therapy practice and in term of care toward the patient. Next is the positive likelihood ratios, that is represent LR plus, that is divided by true positive rate divided by true negative rate. Sensitivity 1 minus specificity. Present versus absent. Positive test if movement problem is present versus absent, and negative LR negative, that is opposite to the positive likelihood ratio, mean the value of negative test if the movement problem is present. 1 minus sensitivity false negative rate divided by specificity true negative rate. Next, prevalence or pre-test probability. In other words, probability before the diagnostic test, that is the performed that a patient has the disease, or the portion of the people in a population at risk who have the disease at specific time or time interval. Mean a proportion है prevalence at specific time, the point of prevalence or the period of prevalence of disease. वो टाइम या वो टाइम फ्रेम जिसमें आपने डाटा कलेक्ट किया है और वो डिज़ीज़ एक्चुअली वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज़ प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी और प्रेवलेंस. प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी may be estimated from routine data, practice data or clinical judgment. Next is the post-test probability, the last one, that is the proportion of the patient testing positive who truly have the disease. It is similar to the positive predictive value, but apart from the test performance, also include patient-based probability of having disease. That's all related to the critical appraisal of diagnostic study. Thanks.